एक्चुअली क्या था, उस टाइम तक आते आते ना एक डर लगने लग गया था कि शायद रीनीट हो सकता है। पहले बहुत कम चांसेस लग रहे थे, बिकॉज इतने बड़े लेवल पे एग्ज़ाम करवाना एंड दोबारा से इट वाज टफ। हर कोई ये कह रहा था कि चांसेस बहुत कम है रीनीट होने के। लेकिन जैसे जैसे जजमेंट डिले होता गया एंड जब डेट आई कि आज होना है, तो मतलब उस टाइम तक एक्चुअली मैं काफ़ी डर गई थी कि क्या पता शायद दोबारा रीनीट हो जाए तो वो फेज से दोबारा निकलना पड़ेगा। ऑनेस्टली मैंने नहीं सोचा था एमबीबीएस में जाने का। मुझे डॉक्टर नहीं बनना था कभी भी। हर राउंड में जब रिजल्ट चेक करते थे तो सीट नहीं मिली करके एक थोड़ा सा वो भी हो गया था कि लग गया था सीट नहीं मिलेगी, तो आई हैव टू डिसाइड समथिंग। बहुत डिस्टर्बिंग था, बहुत अनएक्सपेक्टेड था ऐसा कुछ होना एक नेशनल लेवल एग्जाम पे। सबसे पहले तो यही बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि 10 दिन पहले तुम रिजल्ट तुम्हारा आ जाता है। रीनीट पर कि रीनीट होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? आई मीन मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, मैं दोनों तरफ से रेडी थी। आई मीन अपने ओपिनियंस बना के या अपने माइंड में कुछ भी डिसाइड करके कुछ नहीं होना था, बिकॉज एट द एंड हमारा ओपिनियन मैटर ही नहीं करता। व्हाट मैटर्स इज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। सो हेलो एंड वेलकम टू द सीजन 2 ऑफ मेड टॉक्स, जहाँ पर हम लोग मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लोगों से बात करते हैं। और अभी जो हमारी सीरीज़ शुरू हुई है उसमें हम लोग नीट 2024 के काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स से बात करेंगे जिन्होंने 650 से ज़्यादा स्कोर किया है, जिन्होंने काफ़ी अच्छे स्कोर से नीट को क्लियर किया है और अभी के तौर पर वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एज एन एमबीबीएस स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में एंटर कर चुके हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट से हमारी बात जो है इस सीरीज़ के दौरान होगी। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी मेंटालिटी थी, किस तरह की स्ट्रैटेजीज़ के साथ उन्होंने पढ़ाई करी और किस तरह से उन्होंने नीट 2024 को क्रैक किया। और नीट 2024 में जो भी चीज़ें रिजल्ट्स के अराउंड हुई हैं उसके बारे में भी हम उनसे काफ़ी सारी बातें करेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं दृष्टि अग्रवाल। दृष्टि अग्रवाल नीट 2024 में इन्होंने 696 का एक स्कोर जो है वो हासिल किया है। अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दिल्ली में एक एमबीबीएस स्टूडेंट की तरह कॉलेज जाना शुरू करेंगे। जब ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है तो उनके कॉलेज जो है वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है। तो होपफुली जब ये पॉडकास्ट आप लोग देख रहे होंगे, दृष्टि का पहला दिन हो चुका होगा अपने मेडिकल कॉलेज में। तो दृष्टि, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेड टॉक्स पर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो बताइए कैसी हैं आप और कैसा रहा, मतलब इतना लंबा सफ़र था, अब कैसी हैं आप? बहुत अच्छे सर। अच्छा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा यार कि आपने एमबीबीएस करने का सोचा और नीट देने का सोचा तो कब आया आपके दिमाग में कि यार एक डॉक्टर बनना है, यार एमबीबीएस मेडिसिन की फील्ड में मुझे जाना है? सर ऑनेस्टली मैंने नहीं सोचा था एमबीबीएस में जाने का। मुझे डॉक्टर नहीं बनना था कभी भी। भाई साहब। इनफैक्ट मुझे मेडिकल भी नहीं लेनी थी। सीन ऐसा था कि 8th क्लास में मेरे स्कूल में एक टीचर थी, काउंसलर थी वो। तो कई बार मेरी उनसे ऐसे बात होती थी, मैं उनसे कई बार मिलती थी, तो शी इम्प्रेस्ड मी अ लॉट। तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि साइकोलॉजिस्ट वाली फील्ड लेनी है, साइकोलॉजी करनी है और मतलब वही काम करना है। वो फीलिंग लेनी है कि जब तुम अपनी बातों से किसी को कंसोल करते हो, किसी को खुश करते हो, तो वो फील्ड में जाना था मुझे साइकोलॉजी लेनी थी, ह्यूमैनिटीज़ लेनी थी। बट 10th के बाद जब फील्ड चूज़ करने की बारी आई तो आई डोंट नो, मेरी एक फ्रेंड थी वो भी मेरे साथ साइकोलॉजी लेने वाली थी, बट शी बैकड अप। उसने कहा कि मुझसे एसएसटी नहीं पढ़ी जाएगी, हिस्ट्री कुछ नहीं पढ़ा जाएगा। तो वही उसके साथ में ही थोड़ा सा आके उसकी बातों में आके मैंने चूज़ किया। मतलब पापा मुझे दिलाना चाहते थे नॉन मेडिकल एंड मेरा था ह्यूमैनिटीज़ लेने का प्लान। बट देन उसने बैकअप कर लिया तो फिर मुझे भी थोड़ा ऐसा लगा कि शायद मैं भी एसएसटी नहीं पढ़ पाऊँगी। देन जिस स्कूल में मैं जाने वाली थी तो वहाँ मुझे पता चला कि मेडिकल के साथ में एडिशनल सब्जेक्ट तुम साइकोलॉजी पढ़ सकते हो। तो सिर्फ इस वजह से मैंने मेडिकल ली थी। भाई मुझे सही है। नीट के बारे में ज़ीरो आइडिया था। मुझे डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं बनना था, बिकॉज़ ऐसा हो गया था कि डॉक्टर इंजीनियर हर बार यही रहता है, तो मुझे कुछ अलग करना है। तो इस वजह से 11th अपनी स्टार्ट करी तो मेन तो मेरा फोकस साइकोलॉजी पे था, बट 11th के सब्जेक्ट्स पीसीबी लेने के बाद वो हट गया।
साइकोलॉजी मुझे छोड़नी पड़ी। फिर मैंने ये डिसाइड किया था कि चलो 12th के बाद बीएससी कर लेंगे साइकोलॉजी में। तो 11th हुई, उसके बाद 12th में अक्टूबर आने के बाद जब मतलब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है सारा अक्टूबर में, उसके बाद हम ऐसे घर पे ही रह के बोर्ड्स की तैयारी करते हैं या बच्चे नीट की तैयारी करते हैं। तो 12th में मेरा ग्रुप बना था जो, तो देवर नीट ओरिएंटेड, कम्प्लीटली नीट ओरिएंटेड। वो सिर्फ नीट की बातें करते थे, टेस्ट सीरीज़ की बातें करते थे, और मतलब हर चीज़ नीट से रिलेटेड थी। वो कोचिंग भी जाते थे आकाश में, तो हर चीज़ नीट से रिलेटेड। तो मेरे दिमाग में भी थोड़ा सा ऐसा हुआ कि चलो दे के देखते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम था। अक्टूबर के बाद मेरे पास टाइम था कि कर सकते हैं, मतलब है सिलेबस भी वही है, तो एक बार क्यों ना ट्राई करके देखें। सो ऑन अ ट्रायल बेसिस मैंने ऐसे ही थोड़ी बहुत अपनी तैयारी करके फ़र्स्ट अटैम्प्ट दे दिया। फर्स्ट अटैम्प्ट में 606 मार्क्स आए मेरे, तो बट कॉलेज नहीं मिला वो यार रैंक ये की वजह कौन से। से बच्चे हैं ट्रायल बेसिस पे 606 मार्क्स ले आ रहे हैं? आई डोंट नो, शायद वो डेस्टिनी थी कि मुझे उस फील्ड में जाना है, बिकॉज मेरा प्लान ये था ड्रॉप लेने का। मैंने अपने पेरेंट्स से भी बात करी थी, तो दे वर लाइक कि दे दे, मतलब ऐसे कोई वो नहीं है, प्रेशर नहीं है, हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम बीएससी कर लेंगे। तो ऐसा कोई प्लान नहीं था, बिल्कुल प्लान नहीं था ड्रॉप लेने का। तो बट जब 606 मार्क्स आए, एंड मैं बस लाइक 1 मार्क्स से रह गई थी मुझे मेडिकल कॉलेज मिलने से। 608 पे क्लोज हुआ था शायद। 608 पे या 607 पे भी, 607 पे हाँ क्लोज मेरा, हुआ क्योंकि था। EWS था ना, तो 607 पे क्लोज हुआ था। तो फिर ऐसा लगा कि शायद कुछ हो सकता है, मतलब अगर मैं एक ट्राई और दे के देखूँ। सब फिर यही कह रहे थे, मतलब मेरे आसपास के लोग इतने ज़्यादा इनकरेजिंग थे कि नहीं ये कर लेगी कर लेगी। तो फिर मुझे भी ऐसा लगा कि ठीक है, एक ट्राई और दे के देख लेते हैं। सो फिर पापा ने भी वही मुझे इनकरेज किया कि, क्योंकि ना अक्टूबर आ चुका था जब तक लास्ट काउंसलिंग हुई थी, कि हम लास्ट तक रुके थे, स्ट्रे तक। तो अक्टूबर ऑलरेडी आ चुका था, सारे कॉलेजेस खुल चुके थे। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पिछले वाले टाइम पे ही हूँ, जैसे पिछले अटैम्प्ट में थी उसी टाइम पे हूँ, तो ठीक है, थोड़ा सा और दे के देख लेते हैं, ट्राई करके देखते हैं। तो फिर जब दिया तो फिर ये था कि शायद इस प्रोफेशन ने मेरे को चूज़ करा है। सो आई से कि आई हैव नॉट चूजन MBBS, MBBS हैज चूजन मी। सो सही है। डॉक्टर आदित्य कर हैं हमारे, एक डॉक्टर आदित्य संजय गुप्ता। सो उन्होंने एक बात कही थी कि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो पैसे के लिए कोई करता है, कोई कि यार मुझे वो वाइट कोट का फैसिनेशन है, बट उन लोगों को करना चाहिए जिन्हें सच में लगता है कि वो लोगों की मदद कर सकते हैं। प्लस एक चीज़ ये भी है कि जिन्हें इस फील्ड ने चुना है, तो आई थिंक यू आर वन ऑफ द पर्सन की जिसको हम कह सकते हैं कि भाई अगर ये डॉक्टर बनी तो मैं जाऊंगा इसके पास इलाज कराने। यू सो वेलकम। ग्रेट यार, ग्रेट। मतलब कि काफ़ी अच्छा है कि मेडिकल फील्ड को जो है वो आपने मतलब दिल से लिया, वो तैयारी करी आपने, बट उसके बाद आपको ड्रॉप भी लेना पड़ा। तो 606 पे आपका मार्क्स था एंड 607 पे, सो हाउ टफ इट वाज कि चलो ड्रॉप लेना है, बाकी सबका एडमिशन, जैसे आपने एक बार बताया था कि आपके सारे दोस्तों का एडमिशन हो चुका था। हाँ, सो हाउ टफ दैट डिसीजन वाज कि अरे 1 साल और पढ़ना है अभी। टफ था, बट शायद दिमाग में ऐसा था, क्योंकि ना एक तो लास्ट, मैंने जैसे बताया, लास्ट वो आ गया था राउंड काउंसलिंग का। तो तब तक वो बार बार हर राउंड में जब रिजल्ट चेक करते थे तो सीट नहीं मिली, सीट नहीं मिली करके एक थोड़ा सा वो भी हो गया था कि लग गया था सीट नहीं मिलेगी, तो आई हैव टू डिसाइड समथिंग। सो फिर इस वजह से मुश्किल था काफ़ी, ऐसे लगता था, क्योंकि एक तो वो इनर्शिया में आ गए थे हम कि कुछ नहीं करना, और ऐसे ही मतलब वेकेशन चल रहे थे, तो कुछ पढ़ने वढ़ने को नहीं था। तो एकदम से फिर पढ़ाई दोबारा स्टार्ट करना, वो भी बहुत मुश्किल था। और ड्रॉप का जहाँ तक है, मुझे इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ था, तो क्योंकि टाइम बहुत कम बचा था उस टाइम पे, अक्टूबर आ गया था, ऐसा था कि हाँ ज़्यादा टाइम नहीं है तो हो चार जाएगा। 5 महीने हैं, हाँ, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो फिर इसलिए बट स्टिल यार, व्हाट वाज योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एट द टाइम कि अब जब ड्रॉप लेना ही है, जब पता ही लग गया कि भैया अब इसके आगे तो तैयारी ही है, नीट 2024 है, नीट 2023 में जो है वो नहीं बना काम, तो अब हमने स्ट्रैटेजी क्या बनाई, मतलब किस तरह से पढ़ाई करी? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी आस्क यू दिस कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने कोई कोचिंग करी थी क्या? नहीं, सो विदाउट कोचिंग 606, एंड सेकेंड अटेम्प्ट में? नहीं, सेकेंड सेकेंड अटेम्प्ट में भी आपने कोई कोचिंग नहीं करी। सो क्या बुक्स फॉलो करी और आपने क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करे सेकेंड अटेम्प्ट में?
सेकेंड अटेम्प्ट में, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में, सॉरी सेकंड अटेम्प्ट क्यों बोल रहे हैं हम लोग इसको? हाँ नहीं सेकेंड अटेम्प्ट ही था ना, फर्स्ट ड्रॉप। हाँ फर्स्ट ड्रॉप, ठीक है। तो फर्स्ट ड्रॉप में तो मैंने कोई बुक्स वगैरह फॉलो नहीं करी, मैंने बुक्स मेनली फॉलो करी थी 11th-12th में। जब हमारा सिलेबस चल रहा होता है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने के लिए हम इधर उधर से बुक्स ले लेते हैं, तो काफ़ी बुक्स मैंने फॉलो करी थी। बस सिर्फ उस टाइम पे जब तुम्हारे पास टाइम होता है बहुत ज़्यादा तो तुम अलग अलग रिसोर्सेज ट्राई कर सकते हो, बट ड्रॉप में आई वॉज मेनली फोकस्ड कि नहीं, लिमिटेड चीज़ें ही लेनी है। तो सिंस मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में टारगेट बैच ही लिया था, टारगेट बैच की टेस्ट सीरीज़ ली थी, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में दिसंबर में ली थी मैंने टेस्ट सीरीज़ वो, तो फिर इस वजह से मेरे को शॉर्ट था कि सेकेंड अटेम्प्ट में मुझे पता है कि मेरा कहाँ पे लैक रह गया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा रिवीजन नहीं हुआ था, मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस ढंग से नहीं हुई थी, टेस्टिंग ढंग से नहीं हुई थी, तो मुझे था कि यही 3 चीज़ें मुझे मेन फोकस पे लानी है और वो टारगेट बैच ही कर सकता है। सो पता कैसे चला था आपको कि टारगेट बैच जैसी नीट प्रेप का टारगेट बैच है, वो ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है? हाँ, मैंने डॉक्टर आर्यन राज सिंह की वीडियो देखी थी एक यूट्यूब पे, तो उनका चैनल ज्वाइन करा था, उनका चैनल ज्वाइन करके फिर वहीं से पता चला मुझे उनके टारगेट बैच के बारे में। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सो ये जो 3 चीज़ें आपने बताई, रिवीजन नहीं हुई थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं था एंड देन टेस्ट का एक अभाव था, सो ये तीनों चीज़ें आपको एक टारगेट बैच में प्रॉपरली मिल गई। सो यार कपिल सर के साथ जो आपका इंटरव्यू हुआ था उसमें आपने एक चीज़ बताई थी, यही कोई लगभग थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था आपने 43,000 के करीब तो टारगेट बैच से आपने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। तो यार ये बताओ, मतलब ये 43,000 का जो मार्क है और आपने दिसंबर में ज्वाइन किया था, राइट? फर्स्ट अटेम्प्ट में दिसंबर में ज्वाइन किया था, ड्रॉप में अक्टूबर में ज्वाइन किया था। अक्टूबर में आपने ज्वाइन किया था। यार 43,000 क्वेश्चंस में एक बार को खुद सोचता हूँ कि कैसे ये मार्क जो है वो आया, कि इतने क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट किए, कितने दिन के कितने क्वेश्चंस करते थे आप? 200 का ट्राई करती थी कि 200 दिन के 200 का। और एक मतलब अगर मैं कहूँ कि पर्टिकुलरली आपको 200 क्वेश्चंस अगर करने हैं तो क्या स्ट्रैटेजी रहती थी कि सुबह से लेकर शाम तक यार किस किस टाइम पे कितने कितने क्वेश्चंस लगाने हैं? मैं ऐसे रखती थी अपना स्ट्रैटेजी कि लेक्चर देखना है उस चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हद तक क्लियर थे, तो आई वाज लाइक वन शॉट्स देखना है और उनके क्वेश्चंस लगाने। तो टारगेट बैच में एक फ़ीचर होता है रिकमेंडेड क्वेश्चंस करके, तो सबसे पहले कपिल सर वही कहते थे कि लेक्चर ख़त्म करने के बाद सबसे पहले रिकमेंडेड क्वेश्चंस करो। तो फिर मैं यही करती थी, लेक्चर देखा मतलब, और अपने शॉर्ट नोट से रिवीजन करा उस चैप्टर का बेसिक, क्योंकि मुझे काफ़ी कुछ याद भी था पहले अटेम्प्ट की वजह से। तो ये था कि हाँ, मुझे ज़्यादा रिवीजन मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं करना पड़ा, बस मेनली जितना भूल गई थी वो पढ़ा। उसके बाद सीधा क्वेश्चंस पे, रिकमेंडेड क्वेश्चंस का ना मैं प्रिंट आउट निकाल लेती थी, क्योंकि स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ जाता था उस पर, तो इसलिए मैं प्रिंट आउट निकालती थी, वो क्वेश्चंस करती थी, फिर उनके आंसर्स चेक करके जो गलत होते थे उनको स्टार मार्क कर लेती थी, ताकि वो टेस्ट से पहले उन्हें रिवाइज़ कर लूँ। तो ऐसे रहता था कि लेक्चर कंप्लीट करना है और उसके रिकमेंडेड क्वेश्चंस करने हैं। सही सही सही। रिकमेंडेड क्वेश्चंस से मुझे एक चीज़ याद आई, अभी थोड़े टाइम पहले ना मैं कपिल सर के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था। एक्चुअली हमने एक डेटा निकाला था टारगेट बैच से, कि हमने देखा था सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स किस में कर रहे हैं स्टूडेंट्स और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कौन से अटेम्प्ट कर रहे हैं। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स, 90 मतलब कि सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे कि सिर्फ बायोलॉजी से मतलब नीट क्लियर हो जाएगा क्या? नहीं होगा। आई मीन ये वही चीज़ है कि तुम्हें जिस चीज़ से डर लगता है तुम भाग रहे हो उससे, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला ना। अल्टीमेटली रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि तुम्हें वो प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। बायो के ज़्यादा करो अगर तुम्हें उससे ज़्यादा ही कनेक्ट हो रहा है, बट उनको बिल्कुल पीछे मत छोड़ दो ना, वरना वो तुम्हें छोड़ देंगे फिर फिजिक्स केमिस्ट्री। तो पकड़ के रखो जितने हो पा रहे हैं, अगर ज़्यादा नहीं हो पा रहे बट लेके चलना पड़ेगा साथ में। तो ये चीज़ है कि ट्राई करते हैं। टारगेट बैच में सबसे अच्छा फीचर है कि तुम्हें उसके आंसर्स, वीडियो सोल्यूशन, टेक्स्ट सोल्यूशन सब मिल जाता है, तो सो एक्सेसिबल, मतलब काफ़ी इजी रहता है टारगेट बैच के साथ में। तो फिर मतलब करो, अगर ज़्यादा नहीं हो पा रहे थोड़े करो, बट करो, करने चाहिए। बढ़िया। और इवन वहाँ पर आपका डैशबोर्ड भी दिख जाता है कि आप कितने पानी में हो, हाँ ये भी दिख जाता है। और फिर लोग कपिल सर को मैसेज करके कुछ कुछ बोलते हैं और फिर सर बोलते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है, जो सही परसेंटेज है वो क्या है। हाँ। उसके बाद फिर बोलते हैं कि पहले जाके पढ़ाई करो। फिर इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि
डैशबोर्ड का ना मुझे एक चीज़ नहीं पता थी कि वो जो कलर्स आते हैं ना उसमें रेड ग्रीन ऐसे आता है कि तुमने अगर कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो रेड में आ जाता है, तो मैं सोचती थी रेड में क्यों आता है हमेशा। तो एक दिन आई डोंट नो मैंने वीक के कुछ कुछ 2000 क्वेश्चंस करे थे, कुछ ऐसा था, पता नहीं, कुछ काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कर लिए, तो मैं बड़ी खुश थी। तो मैंने कपिल सर को मैसेज करा था कि सर आई हैव प्रैक्टिस दिस डू टू टारगेट बैच एंड थैंक यू। सर का लिख के आया था, आई थॉट सर कुछ प्रेज करेंगे, बट एक्चुअली सर का लिख के आया बट यू आर प्रैक्टिसिंग ओनली बायो। मैं थोड़ी चौंक गई कि सर को कैसे पता चला कि मैं सिर्फ बायो प्रैक्टिस कर रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा फील नहीं हुआ था उस वीक में कि मैंने बायो ज़्यादा कर लिया और फिजिक्स केमिस्ट्री कम करी है। बाद में जाके मुझे पता चला कि एक्चुअली वो रेड मार्क जो है वो ये शो करता है कि तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के। तो मुझे ये चीज़ बाद में पता चली एंड देन फिर मैंने वो करना शुरू किया कि नहीं, पहले फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा करना है, बायो तो हो जाएगी। मतलब कपिल सर से कभी मजाक नहीं। एक बार अगर मैसेज कर रहे हो तुम लोग कपिल सर को तो देख लेना तुम्हारा जो लीडर बोर्ड है वो कैसा है। बढ़िया 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 यार। अगर मैं बात करूं कि टारगेट बैच से आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, ये कोई लगभग थोड़े से 43,000 के करीब वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, देन उसके बाद टेस्ट का कितना इम्पोर्टेंस था? हमने करीब 23 मॉक टेस्ट दिए थे या 26? ज़्यादा ही दिए होंगे। फुल लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, वो हाँ। थोड़े थोड़े वाले की नहीं, फुल लेंथ तो जो चले थे सारे दिए थे मैंने, full सारे length दिए जितने थे। हुए तो मॉक टेस्ट ने कैसे शेप किया आपके प्रिपरेशन को? मुझे याद है आपने एक बार ये भी बताया था कि लाइक लास्ट के जो 2 मॉक टेस्ट थे उसमें एक में 690 आ रहा था, हाँ। एक में 601 आ रहा था। हाँ, बहुत ज़्यादा अजीब था ये मेरे लिए। मतलब मैं अपनी प्रिपरेशन को जज नहीं कर पा रही थी। लास्ट मंथ में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है हर चीज़, तो ऐसा था कि क्या करूं समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। बट मॉक टेस्ट का मेन पर्पज़ ही यही होता है कि हाँ, तुम्हें रेडी करना, हर चीज़ के लिए रेडी करना। तो मेरी प्रिपरेशन मॉक टेस्ट के अराउंड ही रहती थी। मतलब उसी के सिलेबस के हिसाब से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस और लेक्चर देखती थी। फिर जैसे जैसे वो ऐसे आ जाता था, नज़दीक आ जाता था, तो फिर मैं अपनी शॉर्ट नोट से रिविज़न करती थी। और मॉक टेस्ट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट रहता है एनालिसिस। मेरा एनालिसिस में बहुत टाइम जाता था, इनफैक्ट कभी कभी 2 दिन भी एनालिसिस में चले जाते थे। मेरे क्वेश्चंस काफ़ी गलत होते थे, तो इस वजह से लेकिन टारगेट बैच का फीचर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था कि मुझे गूगल पे जा के बिल्कुल आंसर सर्च करने की ये ज़रूरत सही नहीं है। तो ये उसकी वीडियो सोल्यूशंस की वजह से मैं वहीं पे उसको मार्क कर लेती थी। फिर ऐसा होता था कि जो मैं पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट दे रही हूँ, तो उसमें जो चैप्टर्स में मेरी गलती हो रही है और वो चैप्टर्स फिर जो दोबारा मॉक टेस्ट में आएंगे, तो फिर उस मॉक टेस्ट को मैं दोबारा रिवाइज करती थी, उन क्वेश्चंस को जो मेरे गलत हुए हैं। तो फिर उस वजह से काफ़ी हेल्प हुई और उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई। लेकिन हाँ, मॉक टेस्ट के स्कोर दिल पे बहुत लगते हैं, बट नहीं लगाने चाहिए। ठीक है, उनसे हमें वो लेनी चाहिए कि कहाँ पे चल रही है प्रिपरेशन। और मेन मॉक टेस्ट का पर्पस होता है कि वीक एरियाज निकालना। तो वो वीक एरियाज जब मतलब मिल आपके जाते हैं, वीक एरियाज कौन कौन से हैं उसको फिक्स करने के लिए हाँ अगर आपको चाहिए तो मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा। हाँ, आपने सिर्फ मॉक टेस्ट वो वाला दिया था, मतलब कि ऑनलाइन वाला दिया था या ऑफलाइन टेस्ट भी नहीं, दिया था? मैंने सिर्फ ऑनलाइन दिया था। सिर्फ ऑनलाइन दिया था। मतलब आपको लगता है कि अगर एक ऐसा माहौल मिलता जिसमें हम स्टूडेंट्स को नीट जैसा माहौल देते, हाँ। जहाँ पर OMR शीट फिजिकल उनके पास आती, हम्म, उनको अपने घर से कहीं जाना है, सेंटर पे जाना है, जाके वहाँ टेस्ट देना है, हम्म, 3 घंटे का पेपर होगा, वही 200 मिनट और 200 क्वेश्चंस वाला सेम सीन होगा हाँ और फुल लेंथ टेस्ट होंगे। हाँ, सो विल दैट हेल्प अ स्टूडेंट? या दैट हेल्प्स अ लॉट। सो क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हमारी एक टेस्ट सीरीज, मतलब एक नहीं, हमारी क्लासरूम टेस्ट सीरीज तो चली रही है अभी। वाइटल एंड एसेंट वो टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हुई हैं। उनमें क्या है कि ना, हम लोगों ने ये किया है कि आपको ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बच्चे हमारे पास आएंगे, चाहे वो कोई नॉर्थ इंडिया में हैं, चाहे वो गुजरात में हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल में है, असम वगैरह में कहीं भी है, इवन साउथ के जितने भी स्टेट्स हैं, तमिलनाडु और केरला, कर्नाटका, आंध्रा, यहाँ जितने भी हमारे स्टेट्स में सेंटर्स हैं हम लोगों के। सो नीट प्रेप के सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया है। आप लोग कहीं भी जाओ, ज्वाइन करो और टेस्ट सीरीज में जाके ना आप लोग टेस्ट दे सकते हो वहाँ पर फिजिकली। हाँ, सो अगर आपको ये मिलता तो मेरे हिसाब से तो आपने मतलब, और मतलब 720 तो कहीं नहीं गया था, है ना हमारा? नहीं ऐसी बात नहीं थी बतानी मुझे। बट एक्चुअली मेरा ऑफलाइन लेने का रीज़न ये भी था कि एक तो डिस्टेंस था, मेरे घर से थोड़ा दूर था, और एक ये था मैं लैग कर रही थी टेस्ट में। मतलब मैं अपने, क्योंकि मैं अपने पेस पे टेस्ट दे रही थी।
ओके 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 ओके। तो इस वजह से जो सेंटर पे जिस दिन टेस्ट होता था वो मेरा प्रिपेयर नहीं होता था, क्योंकि मैं सिलेबस में लैग कर रही थी, प्रिपरेशन मैंने लेट स्टार्ट की थी। तो इस वजह से ऑफलाइन का ना वो सिन में बैठ नहीं पाया ढंग से। इस वजह मतलब से आपको मन ऐसा था ऑफलाइन देने का, हाँ, बट वो सिंक नहीं बैठ सिंक नहीं पाया बैठ था। पाया। ठीक है ठीक है ठीक है। सो अगर आप लोगों को ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो नीट ट्रिप की, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड इवन अभी हमने टारगेट बैच की इतनी सारी बातें करी, टारगेट बैच का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए वहाँ फॉर्म फिल कीजिए और कोई आपको कॉल करके आपको सारी डिटेल्स दे देगा। ज़्यादा आपको परेशान नहीं करते हम लोग। फॉर्म फिल कीजिए एंड अगर आप लोग नीट में टॉप करना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि टॉपर्स टाइम पास नहीं करते। क्यों दृष्टि, सही कह रहा हूँ? टॉपर्स टाइम पास नहीं करते बहुत ज़्यादा, है ना? सो टाइम पास से यार एक चीज़ तो मुझे ये भी फिर पूछनी है आपसे। यार एक बात बताओ, पूरा दिन हम पढ़ रहे हैं, आपके कितने घंटे आप अप्रॉक्स पढ़ते थे? 10 से 12 तो कहीं नहीं गए मेरे हिसाब से, है ना? नहीं, मेरा ड्रॉप में बहुत ज़्यादा कम हो गया था। वो जो उस वजह से ना मन नहीं करता था पढ़ने का क्योंकि वो इनर्शिया जो बीच में आया था ना कि तुम पूरा दिन रेस्ट करो एंड सडनली फिर से तुम्हें स्टार्ट करना है, तो मुझे बहुत टाइम लग गया था वो पेस में आने में। तो ऐसा था कि, और एक मेरी गंदी आदत बन गई थी सुबह लेट उठने की। तो मैं हमेशा कितने से बजे उठ रहे थे हम सुबह? 9 के बाद ही उठती थी मैं। 9 के बाद, सही है, तो ठीक फिर है। उस वजह से ना पूरी लाइफस्टाइल, मतलब पूरे डेली रूटीन जो था थोड़ा सा ऐसे बिगड़ जाता था, फिर वो आलस आता रहता था। तो बहुत कोशिश की कि मैं शुरू से अर्ली राइजर रही हूँ, तो मुझे सुबह सुबह की पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, बट मेरा रूटीन बन ही नहीं पाया। तो फिर मुझे तो थोड़ा, कितने बजे सो रहे थे हम लोग जो इतना टाइम पे उठते थे? नहीं सो तो मैं ऐसे रही थी लाइक 12 के अराउंड, 11-12 के अराउंड। लेकिन जब नहीं बन पाया, बहुत ज़्यादा लेट उठती थी, तो फिर मुझे 1-2 के अराउंड अपना नाइट रूटीन ही बनाना पड़ा कि एटलीस्ट डेली का टारगेट तो पूरा करके सोऊं। क्योंकि मैं आज डिसाइड नहीं करती थी, मैं टारगेट डिसाइड करती थी कि आज के ये टारगेट्स हैं तो मुझे ये पूरे करने हैं, फिर वो मुझे कितना भी टाइम लगे ये उनको बहुत पूरा अच्छा है, करने में। मतलब डेली के आपने हफ्ते का अगर एक टारगेट डिसाइड किया है, ठीक है, बट डेली के आपके टारगेट्स डिसाइडेड होने चाहिए कि सुबह उठते ही आपने वो हाँ, लिख लिए हैं कॉपी में। हाँ, काफ़ी सही, काफ़ी सही। मतलब इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती होगी कि शाम तक हाँ, आप टिक लगाते रहो उसके या कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। बढ़िया बढ़िया। अच्छा एक चीज़ और है कि मान लो मॉक टेस्ट हमने दिए हैं काफ़ी सारे, मॉक टेस्ट में कुछ गलतियाँ हुई हैं, आपने बोला उस पर एनालिसिस करते थे, तो क्या पर्टिकुलरली आपने उसके लिए अलग से कोई नोटबुक बनाई हुई थी कि जिसमें आप अपनी सारी मिस्टेक्स लिख देते थे कि? नहीं, नोटबुक नहीं बनाई थी मैंने। मैं ऐसे करती थी कि सपोज़ बायो है, बायो का कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो उसको मैं अपनी एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लेती थी वो लाइन, क्योंकि टारगेट बैच में वो लाइन दिख जाती है कि वहाँ से क्वेश्चन गलत हुआ है, तो मैं उस लाइन को एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लेती थी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं एनसीईआरटी पढूं तो मैं वो लाइन स्पेसिफिकली ज़रूर पढूं कि यहाँ से मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था। और फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए मैं ऐसे करती थी कि कुछ क्वेश्चन जिसमें मुझे ऐसा लगता था कि मेरे कंसेप्ट लैकिंग है, या ये पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन जो मुझसे कभी होता ही नहीं है, जिसमें मैं हमेशा अटकती हूँ, तो मैं एक पेज लेके उस पर लिख के और अपने शॉर्ट नोट्स में ही उसको अटैच कर लेती थी उस चैप्टर के साथ में। तो मैं शॉर्ट नोट्स से जब भी वो चैप्टर रिवाइज करूँ तो वो क्वेश्चंस भी रिवाइज कर लूँ। शॉर्ट नोट्स बनाने का क्या तरीका था आपका? शॉर्ट नोट्स मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में बनाए थे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सबसे बेस्ट चीज़ शायद मेरी शॉर्ट नोट्स रही थी, जिसने मुझे सेकंड अटेम्प्ट में इतने अच्छे स्कोर तक पहुंचाया। तो सब कुछ मेरे शॉर्ट नोट्स की वजह से था। तो ऐसा था कि लेक्चर देखती थी, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मैंने ज़्यादातर वन शॉट्स ही देखे थे। तो क्योंकि डिटेल नोट्स मेरे पास स्कूल के थे, कुछ ट्यूशन के थे एक दो, लेकिन तो शॉर्ट नोट्स मैंने टेलीग्राम से कुछ आइडियाज़ लिए थे टॉपर्स के, और लेक्चर्स देख के फिर ऐसे जितना क्रिस्प हो सकता था, जो जो मुझे लगता था कि जितना कम पेजेस में वो आ जाए मैटर, वो मैं लिखती थी। तो मैंने टॉपर्स के नोट से काफ़ी ऐसे आइडियाज़ लिए थे और अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे लेक्चर देख के, जो मेन पॉइंट्स जो मुझे लगते थे कि चैप्टर इतने पेजेस में आ जाए। ग्रेट ग्रेट। तो क्या हमें आपके थोड़े नोट्स मिल सकते हैं, शॉर्ट नोट्स? श्योर। बिल्कुल। तो अगर आप लोगों को दृष्टि के शॉर्ट नोट्स चाहिए तो नीट स्पॉट का टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। वहाँ पर हम लोग ये पॉडकास्ट रिलीज़ होने के बाद दृष्टि के शॉर्ट नोट्स जो है वो डाल देंगे। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, शॉर्ट नोट्स जो है वो आपके रेफरेंस के लिए डाले जाएंगे। वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि एक टॉपर किस तरह से अपने नोट्स बनाते हैं। नोट्स मेनली जो है वो आपको अपने आप ही बनाने पड़ेंगे, है ना? यस। बिल्कुल। यार आपके 180 में से 180 है केमिस्ट्री में, हाँ। मतलब एक गलती का स्कोप भी नहीं छोड़ा गया है यहाँ पर।
तो ये कैसे आपने किया कि केमिस्ट्री में 180 में से 180? मेनली तो प्रैक्टिस ही है, जितनी प्रैक्टिस हो सकती थी उतनी प्रैक्टिस करी। मतलब मुझे खुद भी ऐसे मैंने नहीं सोचा था कि मतलब परफेक्ट एकदम 180 आ जाएंगे, बिकॉज केमिस्ट्री कहीं ना कहीं मेरी काफ़ी लैग कर रही थी। मतलब खासकर नीट प्रेप के मॉक टेस्ट में तो केमिस्ट्री बहुत टफ लगती थी मुझे, तो इस वजह से। लेकिन जितनी एनसीईआरटी पढ़ी उतना ही फ़ायदा हुआ उसका मुझे। बढ़िया। यार एनसीईआरटी से एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुनी है, सब लोग बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। कितनी बार पढ़ते हैं हम एनसीईआरटी को? सो नीट की तैयारी में एनसीईआरटी के लिए पढ़ने के लिए क्या क्या करते थे आप लोग? मतलब पूरा पूरा लाइन बाय लाइन उसको पढ़ते थे? बायोलॉजी तो में तो मेरे ख्याल से शायद आप लाइन बाय लाइन पढ़ते थे। हाँ, उसमें ज़रूरी है लाइन बाय लाइन पढ़ना। मतलब इतना, हाँ, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि तुम कितनी बार पढ़ रहे हो, बट जितनी बार पढ़ रहे हो, जो एक बार भी पढ़ रहे हो तो उसे इतनी इफ़ेक्टिवली पढ़ो कि अगर वहाँ से कुछ आ जाए उठ के तो तुम्हें वो चीज़ याद रहे। तो यही था कि मैं ऐसे पर डे का डिसाइड कर लेती थी कि आज ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है, ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है। तो उस बेसिस पे फिर मैं पढ़ती थी देख के, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाती थी, तो फिर वो क्योंकि आपने चीज़ आ पैराग्राफ जाती पढ़ थी। लिया, उससे रिलेटेड टारगेट बैच में आपने हाँ, क्वेश्चंस लगा लिए। तो बढ़िया। फिर उससे वो फिक्स हो जाता था अच्छा, माइंड आपकी में। डायरी के बारे में बताइए, जो केमिस्ट्री की आपने एक डायरी बना रखी थी, जिसके बारे में आपने हमें बताया था एक बार। केमिस्ट्री की डायरी, हाँ, केमिस्ट्री की डायरी में मैंने ऐसे लिख रखा था, मैंने डिवाइड कर रखा था ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल से रिलेटेड। तो कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे कंसेप्ट जो मेरे सामने बार बार आ रहे हैं और कभी कभी हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, ये सोच के कि कोई बात नहीं, अब गलत हो गया तो अगली बार सही हो जाएगा, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें भी नहीं पता होता कि हमें नहीं आती, बट वो चीज़ मेन में दिक्कत कर सकती है। तो मैं उसमें वो चीज़ें लिखती थी जो, जैसे कुछ चीज़ें कभी समझ में ही नहीं आती हैं, वो चीज़ें मैं उसमें लिख लेती थी कि किसी रिएक्शन का मैकेनिज़्म समझ में नहीं आ रहा है, कि इसमें कौन सा फार्मूला ज़्यादा यूज़ होता है, या इनऑर्गेनिक में कौन सी एक्सेप्शन है वो ज़्यादा यूज़ होती है। एक्सेप्शंस, अरे भाई साहब, मुझे अपनी तैयारियां याद आ गई। बड़े ही खतरनाक एक्सेप्शंस होते थे। हाँ, तो फिर इस वजह से मैं उन्हें सब कुछ एक जगह लिख लेती थी, क्योंकि मेरी पूरी तैयारी इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेटेड थी कि लास्ट मंथ में अप्रैल में मैं कैसे पढ़ने वाली हूँ। तो उस चीज़ से रिलेटेड मैंने सारा सारा लिखा था कि अप्रैल में सिर्फ मैं इतना पढ़ के जाऊँगी। सो बताइए उसके बारे में, जब अप्रैल में आपने क्या सोचा था कि कितना पढ़ना पड़ेगा हमको, ताकि मई 5 को हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो? हाँ, तो अप्रैल में बेसिकली मैंने अप्रैल में अपने फुल मॉक देने स्टार्ट करे थे। तो फुल मॉक के लिए मैं पढ़ती थी, उन्हीं शॉर्ट नोट से पढ़ती थी बार बार, जो जो मेरे क्वेश्चंस गलत हुए पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट में, और जितना भी, क्योंकि सब मेरे ऑलमोस्ट चैप्टर्स 1-2 पेजेस में कवर्ड हो गए थे, तो मुझे दिक्कत नहीं आती थी कि फटाफट फटाफट रिवाइज करते जाओ और फिर मॉक टेस्ट दो सीधा, क्योंकि मेन एम है मॉक टेस्ट देना, और खासकर लास्ट के मंथ में तो बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट हो सकते थे वो दिए थे मैंने। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। तो मॉक टेस्ट का एक इम्पोर्टेंस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि खुद हम लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, खुद जो जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है, जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है, वो लोग बोल रहे हैं कि यार मॉक टेस्ट देने से आपका पेस बढ़ेगा, आपको अपनी गलतियाँ पता लगेंगी, वो सारी चीज़ें होंगी। सो बहुत ही बढ़िया। ये जो है, काफ़ी हम लोगों ने नीट की आपकी तैयारी के बारे में जाना। अब थोड़ा दूसरी चीज़ों के बारे में जानते हैं। एक चीज़ होती है पेरेंट्स सपोर्ट। सो हाउ दैट हेल्प्ड यू? क्योंकि एक ड्रॉप लिया आपने, वो भी आपने नहीं लिया, मेरे हिसाब से अपने आपको शायद हाँ, दिलवाया गया। तो पेरेंट्स का सपोर्ट जो है वो एक नीट एस्पिरेंट्स के लिए, या फिर किसी भी ऐसा कोई भी ऐसा इंसान जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए कितना मायने रखता है आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इस प्रिपरेशन के टाइम पे हम ऑलमोस्ट सबसे कट ऑफ हो जाते हैं, बाहर की दुनिया से, अपने दोस्तों से, हर चीज़ से ऑलमोस्ट कट ऑफ। मेरा तो पूरा टाइम घर में ही बीता है बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे सामने मुझे सिर्फ मेरे पेरेंट्स ही दिखते थे और तो कोई नहीं था। तो इनफैक्ट इतना प्रेशर मैं ले लेती थी कभी कभी, तो पेरेंट्स ही थे एक्चुअली में। आखिर में जाके जब तुम उनका फेस देखते हो तो फिर लगता है एक मोटिवेशन वहीं से मिलता है। जो मोटिवेशन बाहर ढूंढते हैं वो एक्चुअली तुम्हें घर में ही मिल जाएगा, जब वो चीज़ तुम देखते हो कि पेरेंट्स तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं, एंड
सारी फैसिलिटीज़ सिर्फ एक बार में कहने पे वो हर चीज़ के लिए राज़ी हो जाते हैं, तो वो चीज़ काफ़ी अंदर से मोटिवेट करती है। तो पेरेंट्स का सपोर्ट तो है ही, एक्चुअली सबसे ज़्यादा सपोर्ट है पेरेंट का तो। ग्रेट यार, ग्रेट। मतलब मैं मिला हूँ, मतलब मैंने बात करी है दृष्टि के फादर से, एंड दृष्टि की मदर जो है मैं उनसे भी मिला हूँ। मतलब दोनों लोग काफ़ी पॉजिटिव लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब हैपनिंग है। इवन तुम्हारी मदर ये भी चाहती हैं कि तुम इंस्टाग्राम पे जल्दी ही आ जाओ। बाय द वे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जब तक हम ये पॉडकास्ट अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं दृष्टि ने इंस्टाग्राम नहीं बनाया है अपना। कि मतलब कि होता है ना एक स्टूडेंट को कि नीट ख़त्म हुआ, अब तो सीरीज़ देखेंगे, अब तो कुछ और चीज़ें करेंगे, बट इस लड़की ने अभी तक अपना इंस्टाग्राम भी नहीं बनाया है। सो कब देख सकते हैं आपको इंस्टाग्राम पे? आई डोंट थिंक, अभी तो मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ग्रेट। तो यार क्या किया, मतलब 4 को जब हमारा रिजल्ट आया, या 4 को भी नहीं, 5 को जब हमने एग्ज़ाम दिया, 5 मई को जब हमने एग्ज़ाम दिया, तो उसके बाद 4 जून तक के बीच में हमने क्या क्या किया, हमने क्या ऐसा किया जो हम मिस आउट कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में? अनएक्सपेक्टेड किया। मतलब एक्चुअली क्या था, मेरे रिलेटिव्स में मेरे भैया के बेटा हुआ था, हम्म। तो हमारा फंक्शन था 6 मई को। सही। वो 5 मई को था, बट मेरे एग्ज़ाम की वजह से वो 6 मई को रखवा दिया था। ग्रेट। तो 5 मई को एग्ज़ाम देने के बाद मैं घर भी नहीं आई, मैं सीधा गाड़ी में बैठ के अपने रिलेटिव्स के घर चली गई थी, बढ़िया। और मैं फिर वहीं रुक गई थी। तो मेरा सारा टाइम वहीं गया है। इनफैक्ट मैं लाइक 2 महीने वहीं पे रही हूँ। ग्रेट यार, बढ़िया है। तो मैं एक मतलब बेबी सिटर का काम कर रही थी 2 महीने। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मतलब मैं ये भैया को भी तुम्हारे वो देना चाहूँगा यार, दाद देना चाहूँगा उनकी। एक एक पूरा फंक्शन उन्होंने 6 तारीख को कर दिया सिर्फ इसलिए, और प्लस 6 तारीख को मंडे था। हाँ, तो ये काफ़ी टफ डिसीजन हो सकता है कि भैया मंडे को आप अपने जो प्रोग्राम है उसको रीशेड्यूल कर रहे हैं, संडे को हो सकता था, जो कि बढ़िया भाई। थैंक यू भैया जी। थैंक यू वेरी मच। अब बात करते हैं दृष्टि, जब हमने एग्ज़ाम दिया, आंसर की आई, देन उसके बाद 4 जून 2024 की का जो दिन था उसमें रिज़ल्ट आया 4 बजे के करीब। मुझे याद है मैं सबको फ़ोन कर करके, मतलब दृष्टि का नंबर था मेरे पास, 2-4 और लोग थे उनका नंबर था मेरे पास, मैंने सबको फ़ोन कर करके बोला, मैंने कहा आप रिज़ल्ट चेक करो, और रिज़ल्ट चेक करो, आपका रिज़ल्ट आ गया है। तो रिज़ल्ट सबने चेक किया, हमने बात करी सबसे। देन शाम तक में जो माहौल बना, रात तक, मतलब 11-12 बजे के बाद, अगले दिन जो भी चीज़ें, उसके बाद से जो भी चीज़ें हुई, हाउ दैट लाइक उन सब चीज़ों ने किस तरह से आप लोगों पे असर डाला? क्या चीज़ें चल रही थी उस वक्त की? रिज़ल्ट में ये गड़बड़ी है, नीट में ऐसी चीज़ें हुई हैं। बहुत डिस्टर्बिंग था, बहुत अनएक्सपेक्टेड था ऐसा कुछ होना एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम पे। सबसे पहले तो यही बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि 10 दिन पहले रिज़ल्ट तुम्हारा आ जाता है। तो लाइक मुझे 4 जून को जब मुझे, आई थिंक आपका फ़ोन आया था या किसी और से मैंने ही फ़ोन आया किया था। तो उस समय लाइक आपको मोहित सर भी कॉल कर रहे होंगे, बट सबसे पहले मैंने काम किया था ये वाला कि जितने टॉपर्स का नंबर मेरे पास था, हाँ, उन सबको मैंने कॉल किया कि आपका रिजल्ट आ गया है। हाँ, तो वही चीज़ थी कि बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि अचानक इतनी जल्दी रिज़ल्ट कभी नहीं आया। तो और उस दिन इलेक्शंस का भी रिज़ल्ट आने वाला था, तो फिर इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ऐसे कन्फ्यूजन से चल रही थी दिमाग में कि ये है भी रिज़ल्ट कि इट्स फेक और व्हाट, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि कोई और रिज़ल्ट बनेगा या क्या होगा। तो जब मैंने अपनी रैंक चेक करी तो शॉक्ड, मतलब इतना नहीं एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल भी। अंडर 1000 तो एक्सपेक्ट करी थी मैंने कि पिछले साल के क्या एटलीस्ट। रैंक आई थी आपकी? मेरी रैंक उस टाइम पे 1511 थी, 701 मार्क्स पे। तो पिछले साल का एटलीस्ट देख के ये था कि रैंक इन्फ्लेशन चलो होगा, बट इस लेवल का मतलब बहुत गंदा वाला शौक लगा था। बट वही था, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। मुझे याद है एक लड़के ने मुझे कॉल किया, ही वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट हिज मार्क्स। उसने तो ऐसा किया था मुझसे, मुझे बोला कि सर आंसर की आ गई है, प्लीज़ एक बार आप चेक करके बता दो मुझे मेरे कितने मार्क्स हैं। उसने खुद चेक किए थे, फिर मुझे बोला कि सर प्लीज़ एक बार बता दो ना आप। मैंने उसका पूरा मार्क्स चेक किए, मैंने कहा हाँ भाई तुम्हारे 684 आ रहे हैं। कहे ठीक है सर ठीक है। देन उसके बाद रिजल्ट आया, वो मुझे फ़ोन कर बोलता है सर ये क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? क्या सर 684 मार्क्स पे मेरी 6000 के करीब रैंक बन गई, ये तो कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गई है?
मैंने कहा यार अब इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, बट फिर उसके बाद हमने देखा AIR 167 थे हाँ, यार, वो मतलब पूरे नीट के उसमें जितने लोग भी काम कर रहे थे वो सब हैरान थे। सब हैरान थे। मतलब ये बिल्कुल किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस लेवल पे चीज़ें हो जाएंगी, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सब चीज़ें सामने आती गई तो और ज़्यादा शौक होता गया कि ये सब हो क्या रहा है एक्चुअली में, और इसी साल होना था क्या। यही यही वाली बात की यार, इसी साल होना था, ये क्या है। और बहुत इवन यार जिन बच्चों ने मेहनत करी थी मुझे उनके लिए ज़्यादा दुख था कि यार उन लोगों ने मेहनत करी है, ऐसे होना नहीं चाहिए कि काउंसलिंग का पता नहीं लग रहा कब होगी कब नहीं होगी, रिजल्ट आ गया है और उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। मतलब वो तो पूरा 1 डेढ़ महीना 2 महीना जो भी हमने काटा है, मतलब हमने क्या काटा है, हम तो खैर आप लोगों के लिए मदद करने के लिए सामने आ ही रहे थे। बट ये है कि चाहे कपिल सर हों, चाहे दूसरे कोचिंग्स के जो लोग हाँ। हैं वो हों, सब लोग सामने आए, सब लोगों ने आवाज़ उठाई उसके लिए कि स्टूडेंट्स के साथ जो हो रहा है वो गलत है काफ़ी। फिर उसके बाद 3 बार रिजल्ट आया, 3 बार रिजल्ट आया। उसके बाद 3 बार रिजल्ट आया, तो कैसी फीलिंग थी वो कि मतलब बार बार रिजल्ट आ रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। इवन ये भी फीलिंग्स थी कई बार कि रीनीट होना हाँ। चाहिए, तो रीनीट पे आपके क्या थॉट्स हैं कि यार आपको अंदर से कैसा लग रहा था। देखो एक तो पॉलिटिकली करेक्ट होना है कि यार नहीं रीनीट होना चाहिए, ये गलत हुआ है ये हुआ हाँ, है, हाँ। बट जिन बच्चों ने लिटरली मेहनत करी थी तो उनका क्या थॉट है रीनीट पर कि रीनीट होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। आई मीन मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, मैं दोनों तरफ से रेडी थी। आई मीन अपने ओपिनियंस बना के या अपने माइंड में कुछ भी डिसाइड करके कुछ नहीं होना था, बिकॉज एट द एंड हमारा ओपिनियन मैटर ही नहीं करता, व्हाट मैटर्स इज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। तो फिर ये था कि जो होना है उसे एक्सेप्ट करो। मैंने रीनीट की तैयारी भी स्टार्ट कर दी थी, बहुत मुश्किल था वो, मतलब लेकिन टारगेट बैच की वजह से उन कपिल सर ने जो रिन्यू कर दिया था टारगेट बैच, तो उस टाइम के लिए सर ने बोल दिया था हाँ, कि जो भी रीनीट तक अगर हाँ। है तो वो टारगेट बैच यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहे थे पढ़ने की, फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। एक तो जजमेंट डिले की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही अरे थी। मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रहा था यार, तो मैं क्या बताऊँ। वो फेज़ काफ़ी टफ था, एज एन फर्स्ट टाइम हम इस फेज़ से निकल रहे हैं। एंड मतलब मैं अपनी तो बात क्या कहूँ, बट मेजरली बच्चे जो, मेरा स्कोर तो थैंकफुली फिर भी एक सेफ लाइन पे था, बट जिन बच्चों ने बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं किया था 650 के अराउंड जो स्कोर था, उनके लिए ज़्यादा बुरा लग रहा था। एंड फिर इस चीज़ से डील करना, ये तुम्हारे सामने फर्स्ट ऐसी सिचुएशन आई है, तो इस चीज़ से डील करना एकदम न्यू है। तो तुम्हें भी नहीं पता, पेरेंट्स को भी नहीं पता, मतलब मेंटोर्स को भी नहीं पता कि घर में क्या कैसा बोले। माहौल था, मेनली पेरेंट्स का मैं जानना चाहता हूँ। एक 2024 में जो भी चीज़ें हुई, पेरेंट्स किस तरह से आपके सामने रिएक्ट करते थे, मतलब क्योंकि मेनली दुख उन्हें भी होता है यार। हाँ, पेरेंट्स को भी था दुख, बट यही है कि पेरेंट्स भी सपोर्ट ही कर रहे थे कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, जो होगा देखेंगे, अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। मतलब ये था, मेरे पेरेंट्स का तो हमेशा शुरू से यही रहता है कि जो होगा अच्छा होगा, रीनीट के लिए तू पढ़ ले थोड़ा थोड़ा सा, देखेंगे, अगर हुआ तो ठीक है और नहीं हुआ तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। सही सही सही। रीनीट की जब बातें चल रही थी ना, तो और भी स्टूडेंट्स के मुझे कॉल्स आ रहे थे कि सर ये नहीं होना चाहिए, ये तो मतलब धोखा हो जाएगा हमारे साथ। बट वही है कि फिर जो भी चीज़ें हुई उसके बाद, दैट रेस्ट इज़ हिस्ट्री, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई। देन उसके बाद एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि वो जो क्वेश्चन का हुआ था एक फिजिक्स वाले, हाँ, तो उस पे आपका क्या रिएक्शन था कि यार पहले तो दे दिए थे मार्क्स तुमने, अब 4 मार्क्स 5 मार्क्स काट लिए। हाँ, एक्चुअली क्या था, उस टाइम तक आते आते ना एक डर लगने लग गया था कि शायद रीनीट हो सकता है। पहले बहुत कम चांसेस लग रहे थे, बिकॉज इतने बड़े लेवल पे एग्ज़ाम करवाना एंड दोबारा से, इट वाज टफ। हर कोई ये कह रहा था कि चांसेस बहुत कम है रीनीट होने के। लेकिन जैसे जैसे जजमेंट डिले होता गया एंड जब डेट आई कि आज होना है, तो मतलब उस टाइम तक एक्चुअली मैं काफ़ी डर गई थी कि क्या पता शायद दोबारा रीनीट हो जाए, तो वो फेज से दोबारा निकलना पड़ेगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि वो एक क्वेश्चन हटा के हम मार्क्स दे देंगे एंड यहाँ पे हम कर देंगे स्टॉप, तो उस टाइम पे बहुत खुशी हुई थी कि सस्ते में निपट गए। बहुत बढ़िया। ये एकदम
ट्रू वाली बात है कि भाई एकदम लड़की ने दिल से बोला है। तो उस टाइम पे एक्चुअली कि चलो भाई एक क्वेश्चन का हम झेल लेंगे वो, लेकिन दोबारा नीट ना हो, ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। थैंक गॉड, जो होगा देखेंगे, लेकिन रीनीट नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। मेनली जो 600 अबव जिनके मार्क्स थे और 670 से नीचे जिनके मार्क्स थे, मुझे लगता है उनका बच्चों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। Yeah. बाकी तो 600 से नीचे वालों को तो अगर एमबीबीएस करना है तो या तो प्राइवेट या तो फिर ड्रॉप, दो में से एक चांसेस थे उनके पास, या फिर वो डेंटल वगैरह की तरफ जाएं। हाँ, अच्छा, एक तो यार इस लड़की से बात करके ऐसा लग रहा है ना कि मतलब मैं लिटरली एक डॉक्टर से बात कर रहा हूँ, कि समझ आ रहा है मुझे कि इतनी समझदारी कहाँ से आई है तुम्हारे अंदर। पहले तो एक बार मुझे ये बताओ कि तुम्हारी एज के हिसाब से तुम्हारे पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा है कि मुझे खुद पॉजिटिव फील हो रहा है तुम्हारे अराउंड। मे बी जेनेटिक है। काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स है यार। अच्छा, साइकोलॉजी में आपका इंटरेस्ट है तो इज देयर एनीथिंग दैट यू आर डूइंग अबाउट दैट आल्सो? साइकोलॉजी से रिलेटेड तो अभी फ़िलहाल तो मैं कुछ नहीं कर रही। अच्छा, कुछ पॉडकास्ट है, जैसे एक सलमान अख्तर सर जो है उनका पॉडकास्ट था, वो देखा है क्या आपने? आई सजेस्ट यू टू वॉच दैट, क्योंकि अगर आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, वो सलमान अख्तर जो है ना, जावेद अख्तर जानते हैं आप? हाँ। जावेद अख्तर उनके भाई हैं, सलमान अख्तर, एंड ही इज़ अ साइकोलॉजिस्ट। ओके। सो ललन टॉप पे उनका एक इंटरव्यू था, Okay. सो आई सजेस्ट यू टू वॉच दैट, यूल एंजॉय इट। मतलब उन्होंने काफ़ी सारी बातें उसमें बताई हैं, काफ़ी लाइट हार्टेड इंसान है। बट मैं आपको तो यही बोलूँगा कि यार अगर आपका साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो एमबीबीएस के साथ साथ थोड़ा थोड़ा करते रहना, बिकॉज यू कैन बी अ ग्रेट काउंसलर। I don't know. Maybe psychiatry I will take. हो Psychiatrist. सकता है। सो आई थिंक यू माइट बी अ वेरी ग्रेट साइकाट्रिस्ट अगर लोग थेरेपी के लिए जाएं। नीट प्रेप वालों को तो वैसे डिस्काउंट मिल सकता है ना? I hope नीट प्रेप वालों को ज़रूरत ही ना पड़े। नहीं यार, हमें ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, बट ये है कि जिस तरीके से एंटी हरकतें करता है ना, कई बार ऐसा लगता है कि Yeah. पड़ जाएगी ज़रूरत यार, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ जब गलत होता है तब यार किसी को पसंद नहीं आता कि मतलब हमारा भी दिल थोड़ा ख़राब हो जाता है। सही। सो दृष्टि यार, ये बताओ कि पढ़ाई के अलावा और क्या क्या इंटरेस्ट है आपके, कि सिर्फ पढ़ाई तो नहीं करते ना यार हम लोग, थोड़ा बताओ, इंटरेस्ट भी है? डांस इंटरेस्ट है। डांस डांस इंटरेस्ट में है, काफ़ी इंटरेस्ट है मेरा। एंड एक मेरा फिलोसफी के साइड थोड़ा सा इंटरेस्ट है। फिलोसफी। मतलब मेरा साइकोलॉजी लेने का मेन रीज़न, एक ये रीज़न ये भी था कि आई वांटेड टू नो कि मतलब जनरल बिहेवियर ऑफ पीपल, और काफ़ी सारा मुझे ऐसे फिलोसफी जानने में इंटरेस्ट रहता था। तो इस वजह से ना मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी साइड पे चली गई थी, अभी भी हूँ। लाइक भगवद गीता पढ़ती हूँ, तो मतलब दिस इंटरेस्ट मी अ लॉट। इस सब जानने में, थोड़ा सा मटेरियल लेवल से ऊपर चीज़ें जानने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो बताओ थोड़ा अपने स्पिरिचुअलिटी के इंटरेस्ट के बारे में, क्या क्या और चीज़ें आपने करी? जैसे भगवद गीता आपने पढ़ी है, भगवद गीता से कुछ ऐसी लर्निंग्स हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? हाँ, आई मीन एक्चुअली मेरी मोस्टली लर्निंग्स जैसे भगवद गीता से इंस्पायर रहती हैं। काफ़ी सारी सिचुएशंस में डील करना हो, जैसे प्रिपरेशन के टाइम पे जब भी ऐसे डाउट्स वगैरह आते हैं कि होगा नहीं होगा, कैसा होगा वगैरह वगैरह, तो एक भगवद गीता की लर्निंग्स बहुत हेल्प करती हैं। बिकॉज उसमें लॉर्ड कृष्णा टेल्स कि वी शुड डू वर्क बाय डिटैचिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम द रिजल्ट्स। कि आई मीन एक उसमें श्लोक आता है जिसमें ही टेल्स कि जितना हम सुख में, जैसे हमें कोई चीज़ मिलती है, जितना हम उसमें जॉय, जितना हम खुश होंगे उसमें, तो अगर वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी उतना ही वो चीज़ हमें दुख देगी। तो लाइक अगर हम रिज़ल्ट्स के लिए इतने ज़्यादा ओरिएंटेड हो जाएंगे कि रिज़ल्ट ओरिएंटेड ही हम बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं कि तो ना जब हम तैयारी करते हैं ना, तो फिर वो चीज़ ना हमारे उसमें ऑब्स्टेकल डालती है, बार बार रिज़ल्ट के बारे में सोचना। पढ़ते पढ़ते हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन दिमाग में क्या आ रहा है कि उस वक्त क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ऐसे इफ़ेक्ट डालती है। तो मेरी प्रिपरेशन में इसने काफ़ी हेल्प किया था कि मुझे सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना है। अगर मैं अपनी पूरी ऑनेस्टी से अपनी तैयारी कर रही हूँ तो मेरे साथ बेस्ट होगा, मुझे ये बिलीव था। तो इस चीज़ ने, इस माइंडसेट ने ना बहुत हेल्प करी थी मेरी प्रिपरेशन में।
वुड यू सजेस्ट नीट एस्पिरेंट्स कि वो कुछ इस तरीके की चीज़ें पढ़ें या इट इज़ अदर वेरी देन इम्पोर्टेंट, एनसीईआरटी? इट इज़ इम्पोर्टेंट। अभी तो नहीं, अगर अभी टाइम नहीं है तो इट्स अभी मतलब नहीं मिलता टाइम, जो मई में उनका एग्ज़ाम होगा उसके हाँ बाद के लिए उसके उनके बाद पास काफ़ी चीज़ें रहेंगी एक्सप्लोर ज़रूर। करने के लिए। या सो आई वुड हाईली रिकमेंड, आई मीन इट गिव्स यू अ न्यू पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ। तुम एक लाइफ को एक अलग वे से देखने लगते हो, तो शायद मेरी पॉजिटिविटी का एक एक रीज़न कारण ये ये भी भी है। है। ये मैं ये मानती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा मेरा इस चीज़ में बिलीफ है कि मेरे साथ जो होगा अच्छा होगा। बढ़िया यार, ये भी चीज़ थी कि जो होगा अच्छा होगा। मैं खुद थोड़ा रिसर्च के टाइम पे जब दृष्टि के बारे में मैं थोड़ा डीप डाउन रिसर्च कर रहा था, तब मैंने एक चीज़ देखी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब 606 मार्क्स लाने के बाद भी, वो भी विदाउट एनी कोचिंग आपने बस टारगेट बैच यूज़ किया एंड देन उसके बाद आपने 606 का मार्क्स जो है वो लेकर आए। देन उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट में 701 था हमारा। हम्म, तो मेनली ये है कि उसमें मुझे पॉजिटिविटी यही दिखाई दी कि यार मतलब एक जो होता है ना कि एक एस्पिरेंट झिक जाता है एकदम, मतलब कि यार अब नहीं करना मुझे, हम्म, अब वो नहीं करना, बट तुमने वो करेज दिखाया कि इतने साल इतने महीने तैयारी ना करते हुए भी उस जोन से बाहर आने के बाद भी फिर हाँ सेम वही किताबें उठाने हैं, उन्हीं हाँ किताबों को पढ़ना। तो ये एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन, नॉट नॉट जस्ट फॉर द नीट एस्पिरेंट्स, इवन अगर कोई और भी देख रहा है, इवन अगर यूपीएससी के भी आप तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो मेनली आपको ये सारी चीज़ें सुननी चाहिए। दृष्टि साहब अभी हम लोग बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें अगर आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। दृष्टि, एक चीज़ हमें आप ये बताइए कि वो क्या इम्पोर्टेंट एक्स फैक्टर था आपकी प्रिपरेशन में जिसने नीट 2024 में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया, कि आपने कोई डिस्ट्रैक्शन आपको जिससे मैटर नहीं किया? प्लस इंस्टाग्राम से आपकी क्या दुश्मनी है? दुश्मनी नहीं, बट आई डोंट फाइंड इट प्रोडक्टिव इनफ। प्रोडक्टिव इनफ, सही है। आई मीन वैसे ही बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं लाइफ में। वाई टू, मैंने क्योंकि इंस्टाग्राम वालों का मैंने हाल देखा है, इट्स बैड। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इंस्टा चला रहे तुम लोग? हमारी टीम भी यहाँ पर बैठ के इंस्टाग्राम ही चला रही है, बट क्या करें यार, ये इनका काम ही यही है। मतलब लिटरली इन्हें इंस्टा पे कंटेंट डालना रहता है। या तो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो आपकी प्रिपरेशन में वो एक्स फैक्टर क्या था जिसके कारण जो है हमें इतना बढ़िया जो है मेडिकल कॉलेज में मिला है और दिल्ली में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं? एक्स फैक्टर, आई मीन स्टडी वाइज देखा जाए तो वही चीज़ है कि जितने मैंने मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसी थी, जिस हिसाब से थी, एक स्ट्रैटेजी से चली थी मैं, एक फोकस से चली थी कि हाँ ये चीज़ है और यही चीज़ करनी है, उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। हम बहुत बार ये दिमाग में ये चीज़ आती है कि जो कर रहे हैं इज़ इट राइट, मतलब सही बात पे जा रहे हैं क्या, इससे कोई हमें वो चीज़ मिलेगी, बट ये डाउट्स नहीं आने चाहिए। कि ट्रस्ट करो प्रोसेस को, ट्रस्ट करो लोगों को जो तुम्हारी प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो फॉर यू ओनली। उन प्रोसेस को ट्रस्ट करना और अपनी प्रिपरेशन को ट्रस्ट करना, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना कि हम कर रहे हैं तो हो जाएगा, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत। और यार बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया आपके साथ बात करने के बाद, मतलब मुझे खुद फील हो रहा है कि अब यार मुझे दोबारा से पढ़ाई थोड़ी बहुत ही शुरू तो कर ही देनी चाहिए। मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, पता है, मैं पढ़ना चाहता हूँ दोबारा से, अपनी प्रिपरेशन को रीस्टार्ट करना चाहता हूँ। मतलब प्रिपरेशन को क्या, मतलब एक होता है ना कि एक शौक होता है अपना पढ़ने के लिए, तो मेरे को वो है, बट मैं वो तैयारी दोबारा से शुरू नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे होपफुली कि अब इस पॉडकास्ट को करने के बाद जब तो शायद आज से मैं कुछ किताबें एच सी वर्मा लेके बैठ जाऊँ, तैयारी करना शुरू कर दूँ वापस से। तो यार बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया आपके साथ। एक कोई एडवाइस जो आप नीट 2025 के एस्पिरेंट्स को देना चाहते हो, और 2026 के भी जो भी 11वीं में हैं उनको, और जो अभी 12वीं में हैं या फिर जो ड्रॉपर्स हैं उनको क्या सजेशंस देना चाहोगे आप? मेरी तरफ से सजेशन ये रहेगा कि बहुत अच्छी फील्ड चूज़ करिए, बहुत करेजियस हो तुम लोग ऑलरेडी कि तुम इस फील्ड में आए हो, एंड थोड़ा सा अपने आप पे ट्रस्ट रखो, थोड़ा सा अपने पे कॉन्फिडेंस रखो,
और जस्ट गो विद द फ्लो, करते रहो, जो बेस्ट तुम जितना बेस्ट दे सकते हो अपना 100% दो एंड हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। थैंक यू वेरी मच दृष्टि, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर MBBS लाइफ एंड होपफुली हम दोबारा मिलेंगे आपके साथ एंड दोबारा काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। यार मेरे तो सवाल भाई बढ़ते जा रहे हैं, जितना जितना मैं इससे बात कर रहा हूँ तो ना मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे सवाल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी अभी के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रोकेंगे, इस इंटरव्यू पे यहीं पूर्ण विराम लगाएंगे। बट अगर आप लोगों को सच में नीट की तैयारी करनी है, अगर आप लोगों को टाइम पास नहीं करना है, अगर आप लोग नहीं चाहते कि यार इसकी शादी उसका झगड़ा, इन सब चीज़ों को यूट्यूब पे अगर आप नहीं देखना चाहते हो, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहते हो, सो मेरे हिसाब से आप लोग एक ऐसा सोर्स चुनिए जिसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे मिले जो कि आपकी स्टडी ओरिएंटेड हो, जिसमें NCERT से कहाँ से क्या क्वेश्चन बना है वो आपको पता लग जाए। अगर आपकी कुछ चीज़ें गलत हुई हैं तो उनके आपको वीडियो ऑडियो सॉल्यूशंस मिल जाएँ और आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाए, आपको मतलब रिकमेंडेड MCQs मिल जाएँ, PYQs मिल जाएँ, सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाएँ। सो उसके लिए नीट प्रेप का टारगेट बैच इज़ द बेस्ट सोर्स दैट यू कैन लाइक गो फॉर योर नीट प्रिपरेशन। सो अगर आप अपने आप को कुछ गिफ्ट करना चाहते हो नीट से पहले, गिफ्ट योर सेल्फ अ टारगेट बैच। नीट प्रेप का टारगेट बैच लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, पहले जो 50 स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ही बड़ा डिस्काउंट मिलेगा एंड देन उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी डिस्काउंट मिलेगा, बट पहले 50 को बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो मिलते हैं अब आप लोगों से मेडटेक के एपिसोड नंबर 2 पे और भी एस्पिरेंट्स के साथ बात करेंगे और आप लोगों को इवन हम लोग मेडिकॉस से भी मिलाएंगे, मतलब जो आगे आने वाले MBBS स्टूडेंट्स हैं जो 3rd ईयर 4th ईयर में हैं या फिर जो मेडिकल प्रोफेशन में काम कर रहे डॉक्टर्स